नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, एक बार फिर जोरदार शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। जोरदार स्वागत है। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। फिर अपन अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर 2 जिसका कि नाम है अम्ल, क्षार, लवण। इसका की जो टॉपिक चल रहा था हमारा वह है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। इसके 3 टॉपिक अपन लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके जस्ट पहले जो वीडियो आया उसमें पढ़ लिए थे हमने। कौन कौन से पढ़े थे? क्या पेड़ पौधे, जीव जंतु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमने पढ़ा था यस। बगीचे की पीएच या बगीचे की मिट्टी या खेत की मिट्टी का पीएच पर क्या असर होता है, यह टॉपिक पर भी हमने चर्चा की थी। तीसरा, हमारे पाचन तंत्र का पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन 3 टॉपिक पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं 3 नंबर के बाद जो चौथे नंबर का टॉपिक है हमारा पीएच परिवर्तन और दंत क्षय, डेंटल डीके। दंत क्षय का मतलब होता है दांत में कीड़ा लग जाता है। तो ये क्या कंडीशंस होती है, क्यों लगता है, पीएच का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारी मुंह की पीएच होती है 6.2 के करीब होती है, ठीक है। जैसे हम भोजन करते हैं, मुंह की पीएच का मतलब होता है लार की पीएच, ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न है कि लार की पीएच का मान कितना होता है? 6.2। हम भोजन कर लेते हैं, भोजन कर चुके हैं, आफ्टर मील, भोजन करने के बाद हमारी लार की पीएच का मान कम हो जाता है। थोड़ी पहले से ही एसिडिक होती है, मतलब 7 न्यूट्रल का है तो 6.2 तो वैसे ही अम्लीय है, कम है तो अम्लीय है। इसके बाद भोजन करने के बाद हमारी लार की पीएच का मान और कम हो जाता है। अब लार की पीएच का मान 6.2 से भी कम हो जाता है, ठीक है। एक बात, पहली कंडीशन तो ये है, अगर हमारी लार की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए, किससे? 5.5 से कम, हमारी पीएच का मान कितना हो जाए? 5.5, लार की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए तो क्या होगा? अब ये दांत का चित्र बना रखा है मैंने। दांत के ऊपर एक कोटिंग चढ़ी रहती है, एक परत चढ़ी रहती है। इस परत का नाम है इनेमल की परत चढ़ी रहती है। किसकी परत चढ़ी रहती है, बता सकते हैं नाम? इनेमल की परत चढ़ी रहती है। और इनेमल किसका बना रहता है? कैल्शियम फास्फेट का नाम याद रखने ला। इनेमल कौन से पदार्थ का बना रहता है? बोलेंगे एक बार मेरे साथ, बोलेंगे किसका? कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ रहता है। और ये इनेमल जो है बच्चों हमारे शरीर का सबसे कठोरतम, यही हमारे शरीर का, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग है। इससे कठोर हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है, खोपड़ी भी नहीं है, दांत भी नहीं है। दांत के ऊपर तो ये परत चढ़ी रहती है, ये ज्यादा कठोर होती है। अगर हमारे मुंह की पीएच, हमारे लार की पीएच का मान 5.5 हो जाता है तो हमारे दांतों का जो इनेमल है ये गलने लग जाता है। क्या हो जाएगा? ये घुल जाता है। एक तो दांत का ये इनेमल टूट जाता है, उस जगह से घुल जाता है, घुलने लग जाता है। और यहां पर क्या हो जाता है? खड्डे हो जाते हैं। और ये जो खड्डे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? दांत का कीड़ा कहते हैं। इसके अलावा एक काम और होता है, दांतों के बीच में फूड पार्टिकल, ये भोजन के कण दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं। अब क्या होता है, दांतों के बीच में जो भोजन के कण फंसे रह जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में बैक्टीरिया हमारे मुंह में, बैक्टीरिया इन भोजन के कणों को, ये भोजन के कण हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, इनका अपघटन करने लग जाते हैं। हमारे मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हमारे दांतों के बीच में फंसे हुए भोजन के कणों का अपघटन कर देते हैं। क्या करते हैं बोलो? अपघटन करते हैं। अपघटन करने के परिणाम स्वरूप यहां पर क्या बनता है? अम्ल बनता है। और हमारे मुंह की पीएच का मान बिल्कुल कितना कम हो जाता है? 5.5 से भी कम हो जाता है। इसकी वजह से हमारे दांत में कीड़ा लगने लग जाता है, दांत हमारे वहां से गलने लग जाते हैं।
धीरे 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 रोज की यदि प्रक्रिया चलती रही तो धीरे धीरे जो खड्डा होता है वो बढ़ता चला जाता है और लोगों को ऐसा लगता है कि दांत में क्या लगा हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है। जबकि एक्चुअली क्या होता है कि इस दांत में भोजन के कण फंस जाते हैं और यहाँ पर बैक्टीरिया फिर क्रिया करते हैं, तो इस क्रिया करने के फलस्वरूप दांत में और बड़ा गड्ढा कर देते हैं। तो यहाँ पर भोजन के कण और ज़्यादा फंस जाते हैं तो और बड़ा खड्डा हो जाता है और इस प्रकार हमारे डेंटल डिके, दंत क्षय का कारण बनते हैं। यदि आपकी मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए तो आप क्या काम करोगे बताओ? भोजन करने के बाद क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल सिंपल सा उत्तर है, भोजन करने के बाद हमें करना चाहिए मंजन। जितने भी मंजन आते हैं वो सारे के सारे क्षारीय होते हैं। और हमारे मुंह की पीएच कैसी होती है? मुंह की पीएच होती है अम्लीय, और मंजन कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और ये मंजन करने से मुंह की अम्लता नष्ट हो जाती है। आप मंजन भी कर सकते हैं। इसका एक बहुत अल्टरनेट उपाय होता है नीम की दातून। मैंने आपको कहा कि नीम कड़वा होता है और नीम एक क्षारीय पदार्थ होता है। नीम की दातून से भी मुंह की अम्लता को खत्म किया जा सकता है और डेंटल डिके से रोका जा सकता है। तीसरी बात आ जाती है, मंजन कर सकते हैं, नीम की दातून कर सकते हैं। प्राचीन काल में जब मंजन नहीं हुआ करते थे, कोलगेट, पेप्सोडेंट वगैरह इस तरह के नहीं हुआ करते थे, तो राख से मंजन करते थे। और राख बच्चों बहुत नंबर 1 क्वालिटी की एल्कली है, बहुत उत्तम क्वालिटी का क्षारीय पदार्थ होता है। और अगर राख से मंजन कर लिया जाए तो, क्योंकि राख में तो कोई चांस ही नहीं होते बैक्टीरिया के, टोटल एल्कली है, अगर उससे मंजन कर लिया जाए तो किसी प्रकार की मुंह में जो एसिडिक कंडीशन है कभी रह ही नहीं सकती और कभी डेंटल डिके होगा ही नहीं। तो कम से कम 2 बार, अगर डेंटल डिके रोकना चाहते हैं तो कम से कम 2 बार मंजन करना पड़ेगा। एक मॉर्निंग के टाइम पे, एक इवनिंग रात को कर लें भोजन करने के बाद। तो इस प्रकार हमारे दंत क्षय को हम रोक सकते हैं। तो इस पूरे केसेज में आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सामान्यतः लार की पीएच का मान कितना होता है? आप बोलेंगे 6.2 होता है। ठीक है। हमारे शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? आप कहेंगे कि इनेमल होता है। मेरा अगला प्रश्न रहेगा कि इनेमल किस पदार्थ का बना रहता है? तो आप कहेंगे कैल्शियम फास्फेट का बना रहता है। इसके बाद हमारा यह रहेगा कि मुंह में दंत क्षय का क्या कारण होता है? दंत क्षय का कारण होता है मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए। और ये 5.5 से मान कम क्यों होता है? एक तो भोजन करने के बाद हमारे मुंह की पीएच अपने आप ही कम हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, बैक्टीरिया क्या होते हैं? फूड पार्टिकल्स, जो हमारे भोजन के कण होते हैं दांतों के बीच में फंसे रहते हैं, उनको सड़ाने गलाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कि अपघटन के फलस्वरूप क्या बनता है? अम्ल बनता है और हमारी मुंह की पीएच का मान 5.5 से भी नीचे चला जाता है। और ऐसी कंडीशन में हमारे मुंह में अम्लता का वातावरण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मंजन करना पड़ता है। या मंजन कर लो, नीम की दातून कर लो या राख का मंजन कर लो। तो ऐसी कंडीशन में दंत क्षय को रोका जा सकता है कम से। देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रासायन। कि कोई पशु होते हैं उनके द्वारा केमिकल्स निकाले जाते हैं और कुछ पौधे होते हैं उनके द्वारा केमिकल्स निकाले जाते हैं। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम इसको तो मिटा देते हैं और फिर आगे इस बात पर चर्चा करते हैं क्या है मैटर। देखिए, आप सबसे पहले है चींटी का काटना। यदि चींटी काट ले तो क्या करोगे? पहली बात। दूसरी बात, यदि मधुमक्खी का डंक काट ले तो क्या काम करोगे? बड़ी पिक्चर क्लियर है दिमाग में। ये बिल्कुल एक चीज बता देता हूं, जब चींटी काटती है या मधुमक्खी का डंक मारती है तो चींटी के मुंह से और मधुमक्खी के डंक से एक अम्ल निकलता है, दोनों से, इससे भी और इससे भी। इस अम्ल का नाम है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल नाम याद रह जाएगा, फार्मिक अम्ल। इस फार्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल कह दो, IUPAC नाम में इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, एक ही बात है। ठीक है। जब चींटी काटती है या मधुमक्खी का जब डंक लगता है तो वो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कौन सा अम्ल स्रावित कर देती हैं? इंजेक्ट कर देती हैं, फार्मिक अम्ल इंजेक्ट कर देती हैं। इस फार्मिक अम्ल की वजह से हमारे शरीर में जलन होती है, पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है,
कुचर होती है, कुचर। अब बताओ, कभी कभी तो ज्यादा यहां बटके बढ़ लेता, आंखें फूल जाओ छे। तो अब क्या करोगे, इसका इलाज क्या है? तो निकला क्या ये बताओ। पहली बात तो अम्ल निकला है ना, आपको क्या लगाना? माइल्ड क्षार। माइल्ड क्षार का मतलब होता है दुर्बल क्षार लगाना। तो दुर्बल क्षार के रूप में इसका जो इलाज होता है वो हमारे पास इलाज है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार के रूप में आप लगा सकते हैं, देखना बड़े सिंपल सा है, मीठा सोडा। मीठा सोडा सबके घरों में मिलता है, इसका की नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा लगा दो, मीठे सोडे को पानी में घोलो, यूं लगा दो, तो ये क्षार है। और ये क्या था? अम्ल था। तो क्षार और अम्ल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, उदासीन कर देंगे और उसका असर कम हो जाएगा। एक, मीठा सोडा लगा दो। मीठा सोडा नहीं मिले आपके घर में तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो मंजन होते हैं, टूथपेस्ट होते हैं, टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ऐसी जगह पर आप टूथपेस्ट लगा दो, दो बातें, तब भी हो जाएगा ठीक। अगर तीसरी चीज नहीं मिले तो आप नीम की जो पत्तियां हैं वो घिस के लगा दो, इससे भी ठीक हो जाएगा। और जब कोई भी चीज नहीं मिले तो हल्का सा कहीं किसी से भी ले लेना चूना, चूना थोड़ा लगा देना, तो चींटी के काटने का, मधुमक्खी के डंक का असर खत्म हो जाएगा। बिच्छू बूटी एक पौधा होता है, इस पौधे का हमारी किताब में नाम दे रखा है नेटल प्लांट, नेटल पादप। इस नेटल पादप को ही हम क्या बोलते हैं? बिच्छू बूटी कहते हैं। होता क्या है कि इसके पत्तों में बारीक बारीक से रोए निकले हुए रहते हैं। अगर ये रोएं अगर हमारी बॉडी को, यदि हम कहीं पर जंगल में जा रहे हो, खेत खलिहानों में जा रहे हो और वहाँ पर बिच्छू बूटी का पौधा लगा हुआ हो और अगर वो आपकी बॉडी से, हाथों से, पैरों से कहीं भी टच हो जाए तो यूँ मान लीजिए कि बिच्छू की नहीं, डंक जैसा बिच्छू डंक मारे थे ना, उसा कोसाएं हो जाओ। तो उसकी वजह से आपके शरीर में जैसे चींटी काटती है, मधुमक्खी डंक मारती है, वैसा का वैसा ही आपके दर्द होगा, जलन होगी, पीड़ा होगी, सूजन होगी, आपकी जगह लाल हो जाएगी, लाल छट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो नेटल का पौधा है, बिच्छू के पादप है, इसके रोए में से, पत्तियों में जो रोम होते हैं, पत्तियों में क्या होते हैं? ये रोम। इन रोमों में से एक अम्ल निकलता है, उस अम्ल का क्या नाम है? बोलेंगे फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले दूसरा नाम बताया था। क्या नाम बताया था? मेथेनोइक अम्ल होता है। अब जंगल में आपको ये भी नहीं मिलेगा, मीठा सोडा भी नहीं मिलेगा, चूना भी नहीं मिलेगा और टूथपेस्ट भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि नीम की पत्तियां मिल जाएं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या काम करेंगे? तो ध्यान रखना, जहां कहीं भी बिच्छू बूटी का पौधा होता है वहीं पास में गेंदी का भी पौधा होता है। किसका? गेंदी। गेंदी को आपकी किताब में दे रखा है डाक पादप। डाक पादप गेंदी का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों को आप चित्र में देख सकते हैं। देखिए आप चित्र में डाक पादप की जो पत्तियां होती हैं इनको ऐसे मसलना और जहां कहीं भी आपको बिच्छू बूटी के पौधे का स्पर्श हो वहां लगा देना। ठीक है? ऐसी कंडीशन में उस बिच्छू बूटी का असर खत्म हो जाएगा, नेटल पादप के पौधे का असर खत्म हो जाएगा। क्यों? इसके आप बता सकते हैं कि ये गेंदी के जो पत्ते हैं, गेंदी के इस तरह के पत्ते होते हैं बड़े बड़े। गेंदी के जो पत्तों में से किस तरह के पत्ते हैं? अम्लीय, क्षारीय हैं। तो हम 101% कह सकते हैं कि ये पत्ते कैसे हैं? क्षारीय प्रकृति के हैं। इसी की वजह से तो ये नेटल का पौधा कैसा होता है? नेटल के पौधे में अम्ल निकलता है, मेथेनोइक अम्ल। इस अम्ल को खत्म करता है गेंदी के पौधे, डाक प्लांट। तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ।
इसके 2 वीडियो बने थे, इससे एक जस्ट इससे पहले और एक ये वाला वीडियो। अब हम कुछ 1-2 चीज़ें और हैं उनको हम देख लेते हैं, वो भी देखना ज़रूरी है कि किस में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हम देखते हैं। देखिए बच्चों, कुछ प्राकृतिक अम्लों के नाम हैं। ये प्राकृतिक अम्लों के नाम आप लोगों को सबको याद होना चाहिए, ठीक है। ये एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। सबसे पहले है सिरका। सिरका को हम बोलते हैं विनेगर, जो कि अचार वगैरह में डाला जाता है और जिसकी वजह से अचार खट्टा हो जाता है। चाउमीन वगैरह जो हम खाते हैं उसमें भी वही विनेगर डाला जाता है। सिरका में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है एसिटिक अम्ल। ये बच्चों प्राकृतिक अम्ल है। कौन से अम्ल हैं? प्राकृतिक अम्लों के नाम लिख रहा हूँ। तो प्राकृतिक अम्लों में पहला नाम आ जाता है एसिटिक एसिड। संतरा, इसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड। संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। और बिल्कुल संतरा के सामने जो नींबू लिखा हुआ है, ये नींबू का खट्टापन भी साइट्रिक एसिड के कारण होता है। इसके बाद हम इमली की बात करें तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। नेटल पादप का सबको याद था, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट पढ़ा ही था। चींटी के डंक का ही पढ़ा था। चींटी के डंक में और नेटल पादप में पाया जाता है फार्मिक अम्ल, और नेटल पादप में भी पाया जाता है फार्मिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। रही बात, एक छूट गया हमारा दही में। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। एक बार ये 8 के 8 को हम एक बार स्पीडली रिवाइज कर लेते हैं। सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा साइट्रिक अम्ल, जो संतरा में है वही नींबू में, नींबू में भी साइट्रिक अम्ल। इमली, इमली में खट्टापन किसकी वजह से होता है? टार्ट्रिक अम्ल की वजह से। पोए में खट्टापन करने के लिए टार्ट्रिक ही डाला जाता है। टमाटर में खट्टापन किसकी वजह से होता है? ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से। दही में खट्टापन किसकी वजह से होता है? लैक्टिक अम्ल की वजह से। और चींटी के डंक में डंक किसकी वजह से लगता है, वो जलन क्यों होती है, उसका नाम है फार्मिक अम्ल। और नेटल के पादप में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।